हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने जो ये श्रृंखला शुरू करी थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना, आज उसका एक फर्स्ट ग्रेड के प्रथम पेपर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी इस टॉपिक से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, और आप उम्मीद है आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे। जिससे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको बिना समय जाया करे अपनी क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं एक बार, ये क्यों आया था, क्यों बना था, इसके एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं। साइमन कमीशन, आपको पता है साइमन कमीशन 1927 में आया था। भारत के राज्य सचिव, उस वक्त राज्य सचिव का नाम था लॉर्ड बिकन हेड। ये ध्यान रखना है, उस वक्त राज्य सचिव का नाम था, भारत के राज्य सचिव का नाम था लॉर्ड बिकन हेड। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक कमीशन के गठन की घोषणा की। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बॉल्डविन थे। ये भी ध्यान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनले बॉल्डविन। कमीशन का उद्देश्य प्रांतीय सरकारों के कार्यों की जांच करना, प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना और भविष्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना में जो प्रगति हुई है उसकी रूपरेखा तैयार करना था। कमीशन के सभी सातों सदस्य अंग्रेज थे। ये आपको पता है, आपने वैसे पढ़ भी रखा होगा कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य आए थे, वो सारे अंग्रेज ही थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्यों की नियुक्ति घोषणा से लगभग सभी भारतवासियों में सदमा पहुंचा था। साइमन कमीशन, ये आपको पता है 3 फरवरी 1928 को आया था। ये यहाँ पर डेट दे दी जाती है कभी बार, आपसे पूछ लिया जाता है। और ये 7 सदस्यीय दल था और सभी अंग्रेज थे, है ना। उसकी वजह से इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसी कारण भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया गया। भारतीयों को विरोध करने का एकमात्र वो महत्वपूर्ण कारण था कि इसमें किसी को भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। लाहौर में इस आयोग का विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। और मरते समय लाला लाजपत राय बोले, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक कील समान होगी। ये कई बार कोटेशन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। अब आया साइमन कमीशन में सदस्य कौन कौन थे। ये तो अपन को पढ़ते पढ़ गए, सारे 7 सदस्य दल थे, वो सारे अंग्रेज थे। लेकिन अब आया था कि कौन कौन सदस्य थे। देखो ये सदस्य थे। सर जॉन साइमन तो थे ही, इसके साथ क्लीमेंट एटली थे, कैडोगन थे, लॉसन थे, हॉटसन थे, जॉर्ज लैन फॉक्स थे और हावर्ड थे। तो अपन को याद रखे जाए, एटली रह जाएगा, साइमन रह जाएगा, हावर्ड यूनिवर्सिटी आप उस आधार पर वो रह जाएगा, लॉसन रह जाएगा और फोकस। सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस और नेहरू रिपोर्ट। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। ये ध्यान रखना है आपको, साइमन कमीशन के प्रस्ताव बहिष्कार का प्रस्ताव कहाँ से जारी हुआ था, कौन से कांग्रेस अधिवेशन में जारी हुआ था? तो यह मद्रास कांग्रेस अधिवेशन था 1927 में, वहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ। कार्यकारिणी समिति को अधिकार दिया गया कि वे दूसरे संगठनों से परामर्श करके भारत के संविधान तैयार करें। फरवरी 1928 में एक सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आदि प्रतिनिधि साहब मिलते। ये सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एम ए अंसारी ने कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की और ये तय हुआ कि भारत के भविष्य संविधान के निर्माण में उत्तरदायी शोषण वाले पूर्ण अधिराज्य के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगले देखो, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों ने नेहरू समिति का गठन किया। ये पूछ लिया जाता है कई बार, वो मिलान में आता है ना क्वेश्चन, उसमें आ जाता है ना, कि नेहरू समिति का गठन कब हुआ था। नेहरू समिति का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। समिति की रिपोर्ट में जिस संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी वे स्वशासित अधिराज्यों के संविधान के प्रारूप और पूर्णतः उत्तरदायी शासन के सिद्धांत पर आधारित थी। मई 1930 में साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसने केंद्र में उत्तरदायी सरकार या द्वैत शासन की स्थापना के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया। साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज बैठकों में विचार किया गया। ये जो साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी 3 फरवरी 1928 को आया था ना, उस पर विचार किया गया था। जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में। पहले गोलमेज बैठक की पृष्ठभूमि गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन तब हुआ जब भारत में सहानुभूति रखने वाली लेबर पार्टी ब्रिटेन में सत्ता से बाहर हो गई। भारत पर एक
ब्रिटेन में लेबर पार्टी थी जो भारत पर सहानुभूति रखती थी, भारत के कार्यों पर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन ऐसे माहौल में हुआ जब मैकडोनाल्ड अगस्त 1932 का एक सांप्रदायिक फैसला घोषित हुआ, जिसे सांप्रदायिक आधार पर अलग मतदाता क्षेत्र बनाने की बात कही, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। यह गया तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है, उसके बारे में। पत्रकारिता के परिवर्तन को बढ़ावा देना था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुनः सितंबर 1932 दलित वर्गों के संबंध में पुनः एक्ट हुआ था ना, 1932 में होता, पुनः एक्ट 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय की व्यवस्था में संशोधन किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर संयुक्त मतदाता क्षेत्र पर राज्य हो गए। इसके बदले में दलित वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला। यह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुनः एक्ट कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में। तीसरे गोलमेज सम्मेलन ने उप समिति की सिफारिश को अंतिम रूप दिया। तीनों सम्मेलनों ने मिलकर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार भारतीय सरकार अधिनियम 1935 की परिकल्पना की। तो ये आधार बने थे, ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तो वो 1935 एक्ट के आधार बने थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत के नए संविधान पर श्वेत पत्र जारी किया गया। इससे मार्च 1933 में प्रकाशित किया गया। दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। संयुक्त समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर 2 अगस्त 1935 को विधेयक पारित किया गया। राजकीय स्वीकृति पाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। ये ध्यान रखना, कहलाता तो ये 1935 का एक्ट है, लेकिन अगर आपसे लागू की डेट पूछ ली जाए तो होती है 1 अप्रैल 1937। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो एक बार इसे आप अच्छे से लर्न करें। लागू होने की डेट है 1 अप्रैल 1937। अब देखते हैं 1935 का अधिनियम। इस निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें दी एक्ट में 1935 वाले। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई, ये ध्यान रखना है। पहली बार एक्ट ने प्रांतों को एक प्रत्यक्ष वैधानिक इकाई के तौर पर मान्यता दी। इसकी व्यवस्था इस तरह से की गई कि कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर सामान्यतया प्रांतों केंद्र सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिल सके। 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में द्वितीय शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये ध्यान रखना, मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये 1935 के एक्ट में हुआ था। एक्ट ने सिंध और उड़ीसा में 2 नए प्रांतों बनाने की सलाह दी। 3 मार्च 1936 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। तो यहाँ से आ जाता है बर्मा को कौन से एक्ट में अलग किया गया भारत से, तो 1935 के एक्ट में। एक्ट में सिंध और उड़ीसा समेत सभी 11 प्रांतों, तो उस वक्त कितने प्रांत थी, 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। इनमें बम्बई, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में 6 राज्यों द्विसदन विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो ये द्विसदन विधानमंडल की स्थापना 1935 के एक्ट में हुई थी और 6 राज्यों में हुई थी। मताधिकार संपत्ति की योग्यता पर आधारित थी। ये ध्यान रखना, मताधिकार का अधिकार किसके आधार पर था, संपत्ति आपके पास में धन संपत्ति कितनी उसके आधार पर थी। 1935 में मतदाताओं की संख्या 1919 के 50 लाख से बढ़कर 3 करोड़ हो गई। तो 1919 में एक्ट आया था ना, तो वहाँ उस वक्त तो मताधिकारों की संख्या थी कितनी, 50 लाख, लेकिन जब 1935 का एक्ट आया तब 3 करोड़ हो गई। इसमें लगभग 10% जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कितने प्रतिशत जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ था, तो 10% को। प्रांत के गवर्नर को विशेष कार्यकारिणी अधिकार प्रदान किए गए। उन्हें न्याय व्यवस्था, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के हितों और ब्रिटिश व्यावसायिक हितों के संरक्षण के लिए अपना विवेक प्रस्तुत करने का अधिकार था। एक्ट ने भारत सरकार के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था की थी। इनमें प्रांत और रियासतों के साथ संघीय, केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल की व्यवस्था थी। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये ध्यान रखना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। विदेशी मामलों और प्रतीक्षा के गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिए गए। विदेशी मामला होते ना, और प्रतीक्षा के गवर्नर जनरल को आरक्षित कर दिए गए। निर्वाचित मंत्रियों को हस्ताक्षरित किए गए। विश्व में रक्षा उपाय ने सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ तक अब अपन जो सार है उसी के आधार पर देखते हैं। यहाँ से देखो एक बार, लॉर्ड सेंकिन ने केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकारों सहित त्रिसूची प्रणाली का सुझाव दिया। कहा कि इसे इस प्रकार किया जाए कि शेष बहुत ही कम अधिकार रह जाएं। संघीय सूची में ये ध्यान रखना, उस वक्त 3 सूचियाँ जारी करी थी, संघीय, राज्य और समवर्ती। तो संघीय सूची में 59 विषय सम्मिलित थे, मुख्य रूप से प्रांतीय हित के विषयों और जिनमें एक समान व्यवहार की जरूरत नहीं थी, उन विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया। ऐसे 54 थे। तो ये ध्यान रखना है, संघीय सूची में तो 59 थे और प्रांतीय सूची में 54 थे। तीसरी सूची ऐसे विषयों की थी जो मुख्य रूप से प्रांतीय हित के थे, लेकिन
इनमें एक समान कार्रवाई की जरूरत थी या कार्रवाई या वांछनीय थी, है ना, इच्छानुसार। इनकी संख्या 36 थी। भविष्य की जरूरतों के लिए शेष अधिकार गवर्नर जनरल के पास थे, ये ध्यान रखना। शेष अधिकार दिए थे ना, वो किसको दिए थे? गवर्नर जनरल के पास में दिए थे। संघ में शामिल होने वाले सदस्यों को स्वतंत्र और कानूनी रूप से बराबर होना चाहिए। उन्हें स्वेच्छा से संघ में शामिल होना चाहिए या रजवाड़ों के संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया। ये ध्यान रखना, रजवाड़ों को भी संघ में शामिल होने का विकल्प दिया गया, आप चाहो तो आ सकते हो। उन्हें विलेख के अनुबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार संघ के साथ संबंध उत्तय करने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही रजवाड़ों को आवश्यक महत्व दिया गया कि वे अपने प्रतिनिधित्व को मनोनीत करके, ये रजवाड़े ये चाहे तो खुद आप शामिल हो सकते हैं, नहीं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर भेज सकते हैं। मेन देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था। 1935 के अधिनियम से पहले भारत में एकात्म शासन प्रणाली थी। 1935 के अधिनियम द्वारा भारतीय रियासतों को प्रथम ब्रिटिश शासन के साथ समान संघीय व्यवस्था में लाने का प्रयत्न किया गया। संघ का संगठन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय व्यवस्था में 11 गवर्नर प्रांतों, आपको आपने पहले पढ़ा था तो यहाँ पर आया था 11 प्रांतों, 11 प्रांत उस वक्त 4 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी राज्य सम्मिलित होने की व्यवस्था की गई इस संघ में। इस संघीय व्यवस्था में ब्रिटिश प्रांत भारत के प्रांतों में सम्मिलित होना अनिवार्य किया गया, जबकि देशी राज्य अपनी इच्छा से सम्मिलित हो सकते थे। इस संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। इन दोनों के पारस्परिक झगड़े के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय का व्यवस्था की गई। तो ऐसी रियासतें उस सदन बाउंड छोड़ो। संघ सरकार के 2 मुख्य अंग थे, एक तो था संघीय कार्यपालिका और एक था संघीय विधानपालिका। तो विधानपालिका मतलब राज्यसभा और संघीय सभा। ब्रिटिश सम्राट संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता था, जिसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग गवर्नर जनरल करता था। देशी राज्य प्रस्तावित संघीय विधानमंडल की संघीय सभा में 125 सदस्य और राज्यसभा में 104 सदस्य होते थे, भेज सकते थे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में 156 और संघीय सभा में 250 होती थी। यह केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना, 1935 एक्ट के माध्यम से। सन 1935 के अधिनियम प्रांतों में प्रचलित द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन यह द्वैध शासन व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई। प्रतिरक्षा, विदेश नीति, ईसाई धर्म से समृद्ध विषय तथा अनुसूचित जातियों के क्षेत्र से संबंधित विषयों को गवर्नर जनरल के अधीन संरक्षित कर दिया गया। यह ध्यान रखना, प्रतिरक्षा, विदेश नीति, ईसाई धर्म से संबंधित विषय तथा अनुसूचित जातियों के संबंध में विषय थे ना, वो गवर्नर जनरल का हस्तांतरित कर दिए गए। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल विषय विवेक के आधार पर करता था। अन्य हस्ताक्षरित विषयों के प्रशासन के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिसका काम गवर्नर जनरल की सहायता प्रदान करना था तथा विचार विमर्श करना था। अपन को मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है। तो पॉइंट में आता है, एक तो आ गया केंद्र द्वैध शासन स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, एक भारत परिषद की समाप्ति। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पूर्व में गठित भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई, ये ध्यान रखना। ये मुख्यतः केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और भारत परिषद की समाप्ति हुई थी, तथा भारत सचिव की सहायता के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था उपलब्ध करे गई। जो भारत सचिव था उसकी सहायता के लिए परामर्शदाता की व्यवस्था की गई। इन परामर्शदाताओं की संख्या 6 रखी गई, ये ध्यान रखना। आपसे यहाँ पर अलग संख्या दे दी जाती है, तो परामर्शदाताओं की संख्या थी 6। भारत मंत्री परामर्शदाताओं को परामर्श की उपेक्षा कर सकता था, ये ध्यान रखना। जो मंत्री होता था ना, जो परामर्श देते थे उसकी उपेक्षा भी कर सकता है, आवश्यकता नहीं कि उसके परामर्श को मान भी ले। विधानमंडलों का विस्तार 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडलों की संख्या में वृद्धि की गई। केंद्र में राज्यसभा की संख्या 260 तथा विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 375 निर्धारित की गई। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी पूर्व की अपेक्षा दुगुनी कर दी गई। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक में मंडलों का गठन किया गया है, तो ये ध्यान रखना। भारत परिषद की समाप्ति भी हुई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और विधानमंडलों का विस्तार भी किया गया। संरक्षण और आरक्षण 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए। इसके अंतर्गत उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, वे मंत्रियों के विरुद्ध सेवा विवेक से कार्य कर सकते थे। इन्हें अधिकारों को संरक्षण और आरक्षण की संख्या दी गई, तो यहाँ पर आ जाता है, पूछ लिया जाता है, संरक्षण और आरक्षण भी प्रदान किए गए, तो वो दिए गए थे। तो आगे है संघीय विधान पालिका। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत विधान पालिका को एक महत्वपूर्ण
विशेषता थी, इस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक संघीय विधानसभा व्यवस्था थी। इसके उस सदन का नाम राज्यसभा और निम्न सदन का नाम संघीय सभा था। तो उस सदन का नाम था राज्यसभा और निम्न सदन का नाम था संघीय सभा। राज्य परिषद, राज्य परिषद संघीय विधानसभा का उस सदन थी जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है था। इसके सदस्यों की संख्या 260 थी। आया था ना, विधानमंडल को विस्तार तो यहाँ पर किया गया। ये सदस्य संघ के विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधि होते थे। इन 260 सदस्यों में 156 ब्रिटिश भारत के और 104 देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होने थे। तो यह ध्यान रखना है कि जो राज्य परिषद थी उसको क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। उसमें 260 सदस्य होते थे। 260 में से तो 156 तो ब्रिटिश भारत थे और 104 थे देशी राज्यों के प्रतिनिधि थे। 156 प्रतिनिधियों में जो 156 थे ब्रिटिश भारत वाले, 150 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष होता था और 6 प्रतिनिधियों का नामांकन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था। तो ये अपन को ये ध्यान रखना है। 260 तो कुल सदस्य होते थे। 260 में से 156 ब्रिटिश भारत के होते थे और 104 देशी राज्यों के होते थे। तो 156 ब्रिटिश भारत के थे, उनमें से 150 सदस्य तो उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता था और 6 प्रतिनिधियों का नामांकन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता था। 104 प्रतिनिधियों का नामांकन भारतीय राज्यों द्वारा किया जाता था। जो देशी राज्यों से आते थे ना, वो भारतीय राज्यों के द्वारा किया जाता था। तो एक ये सारणी आ रखी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सारणी है। इस सारणी को अपन को बड़ी गहराई से और याद करना है। इस सारणी से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारणी है, ये सारणी ब्रिटिश भारत में प्रांतों बंटवारा हुआ था ना, तो उस वक्त कौन से प्रांत से कितने सदस्य थे, यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसको अपन को बड़ी गहनता से ध्यान रखना है। यह है बंगाल से उस वक्त आए थे 20 सदस्य, उड़ीसा से 5, मद्रास से 20, पश्चिमोत्तर प्रदेश से 5, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश कहलाता है वहाँ से 20। तो बंगाल और संयुक्त प्रांत से 20-20 हो गए। सिंध से 5, बम्बई से 16 और ब्रिटिश बलूचिस्तान से 1 और बिहार से 16, दिल्ली से 1, पंजाब से 16, अजमेर मारवाड़ से 1, मध्य प्रांत और बरार से 8, कुर्ग से 1, असम से 5 और अन्य में 10। तो अपन को ये ध्यान रखना है। देखो बंगाल से 20 हो गए, है ना, और मद्रास से 20 हो गए और संयुक्त प्रांत से 20 हो गए। तो ये तो याद हो जाएगा, बंगाल और संयुक्त प्रांत और मद्रास से नहीं, बंगाल, मद्रास और संयुक्त प्रांत, यहाँ से 20 सदस्य हो गए। अगर 16 की बात करें तो बम्बई और बिहार से, बे से याद रह जाए, बे से बम्बई, बे से बिहार, तो यहाँ से भी 16-16 हो जाते हैं। और एक पंजाब से भी, बम्बई, बिहार और पंजाब, यहाँ से 16-16। बंगाल और मद्रास और संयुक्त प्रांत से यहाँ से 20-20 है। असम से 5, है ना, कुर्ग से 1, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र है वहाँ से 1, दिल्ली से भी, अजमेर से भी 1, दिल्ली से भी 1, और सिंध से 5, पश्चिमोत्तर प्रदेश से भी 5, उड़ीसा से 5, पश्चिमोत्तर प्रदेश से भी 5। यहाँ से अपन को एक बार वापस गहनता से इसको देखना है। अगर आपसे जातिगत आधार पर पूछ ले तो सामान्य श्रेणी से 75 सदस्य थे, यूरोपियन की संख्या 7 थी और अल्पसंख्यक दलित वर्ग की संख्या 6 थी। आंग्ल भारतीय 1 था, मुस्लिम 49 थे, भारतीय सहित 2, सिख 4 और स्त्रियाँ 6। तो यहाँ से पूछ ले स्त्रियों की संख्या कितनी थी, है ना, तो स्त्रियों की कुल संख्या थी 6, सामान्य वर्ग से 75, मुस्लिम भाई 49। कार्यकाल, राज्य परिषद का कार्यकाल 9 वर्ष था। तो ये ध्यान रखना, राज्य परिषद का कार्यकाल 9 वर्ष का था। वह आज की राज्यसभा की तरह स्थायी भी था, जो कभी भंग नहीं होता था। वर्तमान में जिस प्रकार आज राज्यसभा, उसी प्रकार स्थायी बात जो भंग नहीं होता था। और ये ध्यान रखना, राज्य परिषद का कार्यकाल 9 वर्ष था। इसके अंतर्गत 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 साल के बाद अवकाश ग्रहण करते, जो वर्तमान में भी है। इसके सदस्य एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित करते थे। मताधिकार काफी सीमित था, केवल धनी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये अपन को ये ध्यान रखना, ये अपने पहले पढ़ा था, संपत्ति के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता था। संघीय सभा
संघीय विधानमंडल का निम्न सदन था, ये अपने पहले यहाँ पर पढ़ लिया था। वह भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा थी। भारतीय जनता की अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी प्रतिनिधि सभा थी, तो संघीय सभा थी। इसमें 375 सदस्य थे, जिनमें 125 देशी राज्यों प्रतिनिधि और 250 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की संख्या निम्न प्रकार थी। ये आया है अब देखो, मद्रास से उस वक्त 37 सदस्य होते थे, उड़ीसा से 5, संयुक्त प्रांत से 37, पश्चिमोत्तर प्रदेश से 5, बंगाल से 37, सिंध से 5, बम्बई से 30 और बलूचिस्तान से 1, पंजाब से 30, बिहार से 30, अजमेर मारवाड़ से 1, मध्य प्रांत से 15, कुर्ग से 1, असम से 10 और गैर प्रांतीय सीटों से 4। इस प्रकार ये टोटल सदस्य हो जाते हैं 250। ये जातिगत आधार इतने नहीं पूछते, यहाँ से पूछ लेते हैं। संप्रभु निकाय 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधान मंडल संप्रभु निकाय नहीं था, क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार मिला हुआ था। कार्यकारिणी परिषद 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को परामर्श तथा सहायता देने के लिए कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 3 सदस्य होते थे। इसके सदस्यों की नियुक्ति भारत शासन सचिव के परामर्श में ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। वैसे तो इसके सदस्यों की कार्यविधि निश्चित नहीं थी, फिर भी इसके 5 सदस्य 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते थे। वे सदस्य संस्कृत विषयों व गवर्नर जनरल की सहायता किया करते थे। इस प्रकार महत्वपूर्ण सलाह दिया करते थे। ये सदस्य अपने कार्य गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। ये छोड़ो, आया मंत्रिपरिषद 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरित विषयों के प्रशासन एक मंत्रिपरिषद की रचना की गई। तो ये ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद की रचना 1935 के एक्ट के द्वारा की गई। इसमें सदस्यों संख्या अधिक से अधिक 10 रखी जा सकती थी। तो ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों से 10 हो सकते थे, अधिक से अधिक। संघीय न्यायालय संघात्मक शासन व्यवस्था में एक संघीय न्यायालय का रहना आवश्यक समझा जाता था। सन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट के माध्यम से की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न संघीय सदस्यों की पारस्परिक झगड़ों, मतभेदों, उनके साथ केंद्र के मतभेदों का निपटारा तथा संवैधानिक व्याख्या करना था। इस संघीय न्यायालय का उद्घाटन 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। तो संघीय न्यायालय का उद्घाटन 1935 एक्ट के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 को किया गया। ये महत्वपूर्ण बात है कि संघीय न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, प्रीवी काउंसिल अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता था। तो अगर आपसे पूछ ले कि अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन था, तो प्रीवी काउंसिल था, जिससे प्रारंभिक और अपील दोनों प्रकार का अधिकार मिले हुए थे। किसको? प्रीवी काउंसिल का। संघीय न्यायालय का संगठन, संघीय न्यायालय आया तो अपन को पता चल गया एक्ट 1935 के माध्यम से। इसका संगठन किस प्रकार हुआ? 1935 के अधिनियम में स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते थे, यानी 1+7 का रेशियो था, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते थे। तो इनके अगर उम्र की बात कर ली जाए तो वो 65 वर्ष तक। लेकिन प्रीवी काउंसिल की न्याय समिति द्वारा कदाचार या शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण दोषी ठहर जाने की स्थिति में ब्रिटिश सम्राट उन्हें पदच्युत भी कर सकता था। संघीय न्यायालय ने भारत के संवैधानिक विकास में पर्याप्त योगदान दिया। इसके लिए ज़्यादा श्रेय मॉरिस गोयर को दिया जाता था। ये ध्यान रखना। देखो, ये भारत के पहले प्रधान न्यायाधीश का नाम था मॉरिस गोयर। भारत के पहले प्रधान न्यायाधीश का नाम था मॉरिस गोयर। 1935 के अधिनियम ने सेवाओं को प्रवर, उच्च और अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय चिकित्सा को प्रवर सेवा कहा गया था। उन्नीस 1935 ईस्वी के अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। तो ये ध्यान रखना, विशेषताओं में अगर एक महत्वपूर्ण थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता से ही भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत भारत के 11 प्रांतों में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई और भारतीयों को स्वशासन भाग लेने का अवसर मिला। सन 1919 के
अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक शासन की स्थापना की गई, जिससे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का अंत कर उसके स्थान पर उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो ये आपको पता है 1919 एक्ट में प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन 1935 के एक्ट में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। तो अपने ये पहले भी देखा था, यहाँ पर मेन चीज़ देख लेते हैं एक बार। इस एक्ट के अनुसूची 7 के 13 विषयों का बंटवारा 3 विषयों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में 59 थे और राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। भविष्य के गर्भ में जो विषय हो सकते थे उनके लिए एक अलग अवशिष्ट सूची का निर्माण किया गया। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि अनुसूची कौन सी थी? 7वीं अनुसूची। कितने विषय थे? 3 विषयों को में बांटे गए। कौन कौन से थे? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? 59। राज्य सूची में 54। समवर्ती सूची में 36। इस एक्ट द्वारा प्रांतों में लोकसेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट द्वारा प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का किया गया। तो कुल 6 प्रांतों में था। एक देखो, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, तो तो 3 हो जाए। असम संयुक्त प्रांत में। इस एक्ट द्वारा बर्मा को भारत, ये तो अपने पढ़ लिया। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद का समाप्त किया गया, जो भारत परिषद का गठन हुआ था 1858 के एक्ट में। 10% जनता को मताधिकार दिया गया, ये अपने पढ़ा था। एक अनुदेश प्रपत्र जारी किया गया 1950 के भारत के संविधान नीति निर्देश तत्वों के रूप में शामिल किया गया। हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन गई मंत्रिपरिषद होती थी, जिसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी और इनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल करते थे। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 एक्ट का पड़ा, क्योंकि मूल संविधान में जो मूल संविधान है 355 अनुच्छेद में से 250 से ज़्यादा अनुच्छेद इस एक्ट से लिए गए हैं। ये जान भारत का संविधान जो बना था ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव था 1935 के एक्ट का। जो वर्तमान में 95 अनुच्छेद है, उनमें से 250 से अनुच्छेद है ना, लगभग 1935 एक्ट से लेके, जिनमें लोक सेवा आयोग, संघीय राज्यपाल कार्यकाल, संसदीय जैसे प्रावधान। इस एक्ट द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन का प्रावधान किया गया। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 का किया गया। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। 1937 में मुंबई किया गया। प्रथम अध्यक्ष ऑसबॉर्न स्मिथ, ये ध्यान रखना। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष के नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। इस एक्ट द्वारा की धारा 4 में कमांडर इन चीफ की नियुक्ति की प्रक्रिया उल्लेख है। इसके तहत भारत के महामहिम की सेनाओं का कमांडर इन चीफ होगा, जिसे रॉयल साइंस मैनुअल का वारंट द्वारा किया गया। तो अपन ये ध्यान रखना, भारत के प्रथम जो थे आरबीआई के अध्यक्ष, उसके नाम थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इस एक्ट की धारा 102 के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात उद्घोषणा कर सकता था। तो ये 102 की धारा के अंतर्गत इस एक्ट में 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे और 10 अनुसूचियाँ। ये ध्यान रखना, 1935 के एक्ट में 321 321, तो उल्टा याद रह जाएगा आपको। 3 3 2 1, 14 भाग और 10 अनुसूचियाँ। तो ये अपने तो ये पहला भाग में क्या दे रखा है, इसका परिचय दे रखा है। भाग 2 में भारत संघ, 3 गवर्नर के प्रांत और 4 में चीफ कमिश्नरों के प्रांत, इस प्रकार ये दे रखे हैं। भाग 5 में विधायी शक्तियाँ, भाग 6 में संघ और प्रांत और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, भाग 7 में वित्त आया जाता है, 8 में समीप रेलवे प्राधिकरण, 9 में न्यायपालिका, 9 न्याय से न्यायपालिका, 9 से 9 है ना, 10 में भारत की क्राउन की सेवाएं, 11वें में राज्य सचिव उन्हें सलाहकार, 12वें में विविध, 13वें में संक्रमणकालीन प्रबंधन और परिणाम निरीक्षण। तो 10 अनुसूचित थी, तो 14 तो भाग हो गए और 10 अनुसूचित थी। और अनुच्छेद 321 यानी 321 पहले अनुसूचित में था संघीय विधायिका की संरचना। दूसरी अनुसूची में था वे प्रावधान जो किसी राज्य के विलय को प्रभावित किए बिना संशोधित किए जा सकते थे। तीसरी अनुसूची में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों का संबंध। चौथी में शपथ। 5वीं अनुसूची में प्रांतीय विधानमंडलों की संरचना। 6ठी अनुसूची में मताधिकार के बारे में प्रावधान। 7वीं में विधायी सूची। तो आपको ये ध्यान रखना है तो कि इसकी 10 तो अनुसूचियाँ थी, 14 भाग थे। आगे है
एक बार स्मरण तथ्य, ये तो इनके बारे में कहा था 1935 एक्ट के बारे में कोटेशन। तो 1935 के एक्ट के जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दास्ता, एक तो क्या कहा था नेहरू जी ने, दास्ता का अधिनियम कहा था, गुलामी का अधिनियम कहा था। तो आपसे पूछ लिया दास्ता का अधिनियम किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इस एक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू कहा कि ये एक ऐसी रेलगाड़ी जिसके ब्रेक तो लेकिन इंजन नहीं, इसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये ध्यान रखना है। दास्ता का भी कहा था 1935 को, और बिना ईंधन की ट्रेन कहा था। इस एक्ट को मोहम्मद अली जिन्ना ने सड़ी हुई योजना की संज्ञा दी। तो सड़ी हुई योजना की संज्ञा किसने दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। इस एक्ट के संबंध में फजल उल हक ने कहा ये ना तो हिंदू राज्य है और ना ही मुस्लिम राज्य है। तो ये कहा था फजल उल हक ने, ना तो हिंदू राज्य है ना ही मुस्लिम राज्य। इस एक्ट को मदन मोहन मालवीय ने बाह्य रूप से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला रखा है। तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था ये बाह्य रूप से तो जनतंत्रवादी दिख रहा है लेकिन अंदर से वास्तव में खोखला है। इस एक्ट को राजगोपालाचारी ने द्वैध शासन से भी बुरा कहा। इस एक्ट को एटली ने अविश्वास का प्रतीक तथा चर्चिल ने कहा कि इस एक्ट में वायसराय को हिटलर अथवा मुसोलिनी के समस्त अधिकार प्राप्त है, क्योंकि सारे अधिकार किसको दे रखे थे, वायसराय को। 1935 का अधिनियम ब्रिटिशकालीन भारत में संवैधानिक विकास का अंतिम अधिनियम था। स्वतंत्रता के बाद संविधान के लागू 1950 होने के से पूर्व तक भारत शासन अधिनियम संचालित था, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना इस एक्ट को, एक तो ये देखो द्वैध शासन से बुरा किसने कहा था, तो ये कहा था सी राजगोपालाचारी ने। और अविश्वास का प्रतीक कहा था अविश्वास एटली। और चर्चिल ने कहा था वायसराय को हिटलर तत्व मुसोलिनी को समस्त अधिकार दिए थे। इस प्रकार, और देखो चुनाव हुए थे, चुनाव में कहाँ से कौन से सदस्य चुन कर आए थे, तो मद्रास से सी राजगोपालाचारी, बम्बई से बीजी खरे, मध्य प्रदेश से खरे BN खरे। देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, दोनों खरे खरे, दोनों यहाँ पर BG खरे है और BN खरे। तो यहाँ पर कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ष 1937 के चुनाव का आधार प्रांतीय सरकार गठन हुआ था, मुंबई से कौन मुख्यमंत्री बने थे। तो आप उनको ध्यान रखना है BG खरे, और मध्य प्रदेश से BN खरे, बिहार से श्री कृष्ण, संयुक्त प्रांत से गोविंद वल्लभ पंत, उड़ीसा से BN दास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से खान साहब, सिंध से अल्लाह बख्श, असम से मोहम्मद सादुल्ला, पंजाब से सिकंदर अयाद खान और बंगाल से फजलुल हक। तो आप उनको यहाँ पर ध्यान रखना, मद्रास से सी राजगोपालाचारी, बम्बई से BG खरे, मध्य प्रांत से BN खरे, बिहार से श्री कृष्ण, बिहार के लाला श्री कृष्ण, यह ऐसे याद रख लेना। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से तो गोविंद वल्लभ, उड़ीसा से उड़ीसा का दास तो BN दास, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का डॉक्टर खान साहिब। तो इस प्रकार ये अपनी आज की ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।